हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे जाने अजीज़ का एपिसोड नंबर 6 है। खैर, अब मेरे नंबर पर नहीं जाएगा क्योंकि मैं दो दो दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कौन सी एपिसोड है। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरा नावल पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने ये एक नया और डिफरेंट सा नावल लेकर आई हूँ। इससे पहले वो अलग अलग सबकी स्टोरीज थी, ये कुछ अलग सा है। सारी नॉवेल्स ही अलग अलग से, मतलब कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाते। खैर, सारे राइटर्स ही कमाल के लिखते हैं कि पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है और मज़ा आ रहा होता है और दिल चाहता है और आगे पढ़ूँ और आगे पढ़ूँ और आगे पढ़ूँ। और चलें स्टार्ट करते हैं कि जाने अजीज़ में आगे क्या होने वाला है। सो स्टार्ट द नॉवल। क्या हुआ, इतनी दुखी आत्मा क्यों बनी हुई हो? धमिल ने लॉन्च में मौजूद सोफे पर बैठजमान अपनी बहन को देखते ही साइड बैठते हुए पूछा। यार, मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो अफसरदगी से बोली तो पानी पीते वक्त फिर रुका हुआ फवारा मारा। वो हंसी छोड़ गया। उसने घूरी दी। तेरे दांत किस खुशी में निकल रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि चलो अच्छा हुआ रोहान की जान छुट गई तुझसे, वरना बेचारे के गले सारी उम्र के लिए तुम पड़ जाती। तू ना अपना मुंह बंद रख कर, कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, देख तमीज़ से बात कर मुझसे, वरना अभी भाई को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। उसने धमकी दी। बता दे और मैं भी बता दूंगी कि सहर के साथ शादी करने के लिए तू क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। वो भी पक्की खिलाड़ी थी जो उसके हर दाव का तोड़ जानती थी। जान जा बता दे बेटा। उस दिन भाई के जवाब से इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता है। तू बस अपनी खैर मना। तो बेटा, तू भी शायद भूल रहा है कि भाई तुझसे ज़्यादा मेरा साथ देते हैं। वो आम छोटे मोटे मामलात में तेरा साथ देते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो तेरी इस रिलेशनशिप को भी कबूल कर लेंगे। तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस अपना मुंह उठा और दफ़ा हो जा। तू दफ़ा हो, मैं तो यहीं बैठूंगा। वो धड़ल्ले से कहता हुआ टांग पर टांग चढ़ाए मजीद चौड़ा होकर बैठ गया। उससे पहले कि सहल मजीद कुछ बोलती, दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। जमल जानता था कि अब वो सही दरवाज़ा खोलने का कहेगी, इसलिए झट अपनी गर्दन को सोफे की कुत्ती पर रख के खर्राटे लेने लगा। दरवाज़ा खोल। जमील के बच्चे उठ दरवाज़ा खोल, उससे खर्राटे लेता देख वो उसे झंझोड़ती हुई बोली, मगर वो टस से मस ना हुआ। घटियापन, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। अपनी सारी भड़ास निकालती वो चिल्लाकर उठी और दरवाज़ा खोला तो बुआ दहलीज पर मौजूद थी, जो शायद कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर गई थी। वापस लॉन्ज में आती उसने एक गुस्से वाली निगाह खर्राटे मारते हुए अपने भाई पर डाली, जो कुछ गालियां बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। वो पैराग्लाइडिंग करते हुए उस बर्फपोश पहाड़ी से नीचे उतरे। आर्याल मीरम का हाथ पकड़े धीरे धीरे उसके साथ उतरा था। जानता था कि वो अकेली गिरकर चोट खा लेगी। उसे अपनी बीवी की यूं परवाह करते हुए देख डार्लिंग मन ही मन में करती कुड़ती रही। शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई यहीं से गायब हुआ है। आर्याल ने नक्शे के मुताबिक अपना अंदाजा लगाते हुए एक तरफ जाकर इशारा किया। तो अब क्या करना चाहिए टाइगर? नैना बोली। करना क्या है? यहाँ दूर दूर तक तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो फिर हम यहीं पर कैंपिंग करेंगे और सारी रात इंतज़ार करेंगे। किस चीज़ का इंतज़ार? तमीज़ ने कहा। जिसने नैना के भाई को गायब किया वो यकीनन हमें भी मारने की कोशिश करेगा। उस वक्त हमें कोई भी काफ़ी फासले तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम यहाँ रात गुजारेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। आप इतने श्योर कैसे हो टाइगर कि नैना का भाई यहीं से गायब हुआ है? डार्लिंग ने अपनी सिया जींस की जेबों में हाथ डाले सवाल दागा। वहां देखो, उसने चंद फासले पर मौजूद छोटे छोटे कदमों की तरफ इशारा किया जो शायद किसी खतरनाक जानवर के थे। ये सब क्या है? खान ने पूरी निगाहें फाड़ कर देखा। मीरम भी अपने बाजू समेट गई। इस जानवर के कदमों के निशान काफी दूर तक हैं। अगर हम इन कदमों का पीछा करेंगे तो हमें काफी रात हो सकती है और हमें पता नहीं कि वो जानवर कितना खतरनाक है और हम उसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। इसलिए यहीं रुककर सुबह का इंतजार करते हैं। वो जानवर भी हमें अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उसने हम में से भी किसी को खा लिया तो? मीरम के मासूमाना सवाल पर सभी मन ही मन में उसका मजाक उड़ाया, जबकि आर्याल हल्का सा तबस्सुम सजा गया। डोंट वरी, तुम्हें खराश भी नहीं आने दूंगा। वो आंखों में मोहब्बत लिए मुस्कुराकर बोला। तो मीरम देखती ही रह गई। उधर डार्लिंग ने गुस्से से नाक फुलाया। चलो सब अपने अपने कैंप यहीं पर लगा लो, उसने मजीद कहा, और सब अपने बैग से सामान निकालकर कैंपिंग करने लगे। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही आर्याल, कि हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जब वो नीचे बैठकर अपना कैंप लगा रहा था तब बिल्कुल उसके करीब बैठते हुए मीरम ने नरमी से पूछा। उसके दिल में कोई अजीब सा खौफ था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं जाता मीरम, और मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम फिक्र मत करो। किसी को भी तुम्हें जख्म देने से पहले मेरा सामना करना होगा। वो एक बार फिर से बेयकीन होती हुई उसकी आंखों में देखने लगी। सच सच बताएं, कहीं आप यहाँ मुझे मारकर फेंकने के लिए तो नहीं लाए?
कम ऑन मीरम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और अगर मुझे तुम्हें मारना ही होगा तो घर पर ही मार दूंगा। ऐसी चीप हरकतें मैं नहीं करता। उसने बेरुखी दिखाई। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे उस जानवर से डर लग रहा है। क्या पता वो कितना बड़ा होगा और कितना खतरनाक होगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे एक बार में ही निकल जाएगा। वो एक तरफ निगाह टिकाए मुसलसल बोले जा रही थी। उसे अब उस पर गुस्सा आने लगा। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला था तो मैं खुद उठाकर उसके सामने फेंक दूंगा। दिमाग खराब कर दिया है मेरा, उसने गजबनाक होते हुए कहा और फिर से कैम की रस्सी बांधने लगा। वो अपना समूह लेकर रह गई। रात हो चुकी थी और सर्दी की शिद्दत बढ़ती ही चली जा रही थी। यहाँ इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी थोड़ा महाल था। मीरम अपने कैंप में बैठे मोबाइल को दाएं से बाएं ऊपर की जानिब करके सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जब आर्याल कैंप की जिप खोलकर अंदर आया, उसे अंदर जाता देख डार्लिंग अपने हल्क में थूक उतार गई, जबकि मीरम ने झट मोबाइल गोद में धर दिया। ये क्या कर रही हो? उसने करीब बैठते हुए पूछा। मैं वो मोबाइल पर सिग्नल ढूंढ रही थी, पर यहाँ तो सिग्नल मिल ही नहीं रहे। मिलेंगी भी नहीं। ये आइसलैंड बाकी दुनिया से काफी दूर है। खाना पेट भर कर खाया? हाँ, जो साथ लाए थे खा तो लिया है। तो फिर अब क्या इरादा है? उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो जान गई थी कि उसने किस बारे में पूछा है, लेकिन जानबूझकर अनजान बनी रही। किस चीज का? तुम्हारे सोने का। आज सुकून से सोने का सुनकर उसकी जान में जान आई। वैसे जो तुम सोच रही थी वो भी ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दीदे फाड़ कर देखने लगी। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट, वो तेजी से बोलती हुई लिहाफ को ओढ़कर लेटती जाती। आंखें बंद कर गई। उसकी हरकत पर वो फिर से थोड़ा सा मुस्कुराया। मीरम उसके पुकारने पर उसने निगाहों का गिलाफ हटाया तो बिल्कुल उसके साथ लेटा हुआ था। मीरम करंट खाकर उठ बैठी। कि क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारे साथ सो नहीं सकता क्या? उसने भी बैठकर घूरी डाली। नहीं, वो मेरा मतलब है कि आपको यहाँ सोना नहीं चाहिए। इतनी खतरनाक जगह है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसकी बात बदलने पर वो मुंह में जुबान घुमाते हुए आंखें सुकेड़ किया। एक बात कहूँ, जितना तुम मुझसे दूर भागोगी उतना ही मुझे अपने करीब पाओगी। अगर सच में मुझसे दूर होना चाहती हो तो मेरे करीब रहो, ताकि मेरा तुमसे दिल भर जाए और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। क्या ये वाकई हो सकता है? उसने खुशी की लहर चेहरे पर लिए देखा तो हरियाल ने बस इस बात में सर हिलाया। और दिल भरने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा शायद 1 महीना। वो कंधे उचका गया। यानी 1 महीने के बाद आप मुझसे बेजार हो जाएंगे? हाँ शायद। और फिर मुझे छोड़ देंगे? उम्मीद तो है। तो ठीक है, अब मैं 1 महीने तक आपसे दूर भागने की कोशिश नहीं करूंगी। उसने मासूमियत देखकर वो मामुश्किल अपनी हंसी पर काबू कर गया। कितना आसान था ना उसे बेवकूफ बनाना, किसी बहाने से ही सही। लेकिन अब वो खुद ही अपना आप उसको सौंप रही थी। गुड गर्ल, मैं जरा बाहर का जायजा लेकर आता हूँ। उसका रुखसार थपथपाता हुआ वो कैंप से बाहर निकल गया। ये मैंने ये मैंने खुद क्यों नहीं सोचा कि दूर रहने से तड़प पड़ती है। अब कुछ अरसा मुश्किल से बर्दाश्त करूंगी उन्हें और फिर आज़ाद हो जाऊंगी। खुद से मिनमिनाती मीरम उससे जुदा होने की उम्मीद पर हल्के से तबस्सुम सजा गई, पर शायद नहीं जानती थी कि ये महज उसकी गलत फहमी है। जबकि आर्याल कैंप से बाहर आकर जरा शिद्दत से हंस किया। सहर, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसा मत बोलो प्लीज। समिल बालकनी में खड़ा फोन कान से लगाए दूसरी जानिब समाज फरमाती लड़के की मिन्नतें करने में मसरूफ था। मेरे बाबा मेरा रिश्ता करने पर तुले हुए हैं। तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम किसी तरह मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम्हें बताया था ना मैंने कि हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है और हमारा फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं भाई से बात करूंगा। तुम तो रहने ही दो। इधर मेरे घर वालों को मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई है और एक तुम हो कि अपने भाई से बात तक नहीं कर सकते। वो तब उठी। ये तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं? लड़का दुबई में रहता है, उसे शादी की जल्दी है और मेरा फाइनल कंप्लीट होने के बाद फौरन मेरी रुखसती हो जाएगी। हाँ, तो जब तक फाइनल कंप्लीट होगा तब तक तो मैं भी बात कर लूंगा भाई से। जमील, 1 हफ्ते के बाद मेरा निकाह है और रुखसती फाइनल्स के बाद होगी। मैं ये कह रही हूँ। क्या? निकाह का सुनकर अब उससे जोरों का झटका लगा था। हाँ, तो तुम निकाह से मना क्यों नहीं कर देती? किस बेस पर करूं? जब तुम्हारा रिश्ता आया ही नहीं है तो मैं किस बेस पर शादी से मना करूं? अच्छा यार, फिलहाल तू भाई यहाँ नहीं है, वो भाभी को लेकर किसी ट्रिप पर गए हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं बात करूंगा। वो 1 हफ्ता तक वहीं रहे तो मेरा निकाह तो हो गया ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मैं करता हूँ कुछ। कर ही ना लो तुम। तंज करते हुए उसने झट कॉल काट दी। वो परेशानी से अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। सब ठीक है ना डार्लिंग? आर्याल ने एक तरफ निगरानी करते डार्लिंग के करीब खड़े होते पूछा। हाँ सब ठीक है टाइगर, आप बेफिक्र हैं। अपनी पुश पर हाथ बांधे वो पूरी तरह अलर्ट खड़ी थी। गुड, कहीं से जरा सी भी कोई आवाज सुनाई दे या फिर कोई भी खतरे का अलार्म बजे तो फौरन बताओगी? जरूर। हाँ,
बाकी लोग कहाँ हैं? उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई जहाँ चंद कैंप्स और बर्फ से ढके पहाड़ों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खान दूसरी तरफ है, वो भी निगरानी कर रहा है। खान के बारे में जानता हूँ, बाकियों का पूछ रहा हूँ। नैना और तमीज ने सामने वाले कैंप के अंदर अपनी कोई मीटिंग लगाई हुई है। किस किस्म की मीटिंग? उसने शिकने नमूदार की। पता नहीं, वो शाने उचकाए बोली तो उसने अपने कदम उनके कैंप की जानिब बढ़ा दिए। नैना तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भाई मिल जाएगा। तमीज उसके कंधे पर हाथ धरे उसे तसल्ली देने की कोशिश में था। इंशाल्लाह। वो नम पलकों से गोया हुई। टाइगर तुम? अचानक तमीज की उस पर नजर पड़ी तो सीधा होकर बैठ गया। तमीज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है नैना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा भाई मिल जाए। थैंक यू सो मच। बस दुआ करो कि हमें कोई सुराग मिल जाए, ज़रूर मिल जाएगा। तमीज़ तुम ज़रा खान के पास रुक कर निगरानी करो, मैं चाहता हूँ कि नैना कुछ वक्त अकेली रहे, उसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, मुख्तसर कहकर वो उठा और बाहर चला गया। एक बात पूछूं टाइगर? तमीज़ को बाहर भेजने की कोई और वजह है ना? हाँ, दरअसल मैं उसकी हरकतों से वाकिफ़ हूँ और चाहता हूँ कि उस वक़्त वो तुम पर कोई लाइन मारकर तुम्हारा मूड ख़राब ना करे। वो मुझ में नहीं बल्कि डार्लिंग में दिलचस्पी रखता है। वो हर एक लड़की में दिलचस्पी रखता है नैना। अगर उसको पता चलेगा कि तुमने उसके बारे में ऐसा कहा है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं मुँह पर भी बोल दूँगा। हाँ, जानती हूँ। वैसे मीरम को यहाँ लाने की कोई ख़ास वजह? तुम बस अपने भाई के बारे में सोचो, फ़ज़ूल सवालात नहीं। उसने डाँट लगाई और चला गया। कैंप में वापस आया तो मीरम गहरी नींद में थी। ना जाने कब उसकी आँख लग गई और वो सो गई। उसके करीब बैठकर अपने चेहरे के नीचे बंद मुट्ठी की सूरत में हाथ रखे वो दीवानावार उसका दीदार करने लगा। लंबी जुल्फ़ें जो कमर के अलावा उसकी गर्दन के इर्द-गिर्द भी फैली हुई थी। उसने उंगली से उसकी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई झंझटों को पीछे किया। वो नींद में जरा सी कसमस आई। इतनी ही देर उसे तकने के बाद अचानक वो खुद को बनावटी दुनिया में लाकर फेंक दिया गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? उस लड़की को इस तरह पागलों की तरह क्यों देख रहा हूँ? ये मुझे इतनी प्यारी क्यों लगने लगी है? कहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं, मुझे इससे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे तो किसी पे से भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। वो अपने जहन की ही सोचों से लड़ रहा था। अगर मुझे उससे मोहब्बत हो गई तो ये मेरी कमज़ोरी बन जाएगी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकूँगा और मुझे किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। गुस्से हम कलाम वो फिर से एक निगाह उसके सोए हुए वजूद पर डाल गया। नहीं मीरा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं टाइगर हूँ, एक बेरहम इंसान हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो मैं तुम्हें भी उड़ा दूंगा। हाँ मेरा तुम मेरी कमज़ोरी नहीं बन रही हो और मैं अपनी कमज़ोरियों को खुद ख़त्म करने का आदी हूँ, क्योंकि मैंने कभी डरना नहीं सीखा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खोने से डरूं। इसलिए तो मैं खुद अपने हाथों से ही मार देता हूँ ताकि तुम मेरे दिलो दिमाग पे हावी ना हो सको। अपने जहन में आई जारियाना सोचों पर अमल करता वो अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर उसका रुख मीरम की तरफ कर गया। आई एम सॉरी मीरम, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग पर हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दूंगा। धीरे से सरगोशी करते साथ ही उसने ट्रिगर थोड़ा सा दबाया, मगर अगले पल किसी और सोच ने उसके अंदर जन्म ले लिया। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैंने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली, तो फिर आज एक मासूम और बेगुनाह लड़की की जान कैसे ले सकता हूँ मैं? एक ही लम्हे में फैसला करता हुआ वो पिस्तौल को फिर से वापस अपनी जेब में डाल गया। लेकिन अगर मुझे उससे मोहब्बत हो गई तो? अगर ये मेरे दिल दिमाग पर हावी हो गई तो? अगर ये मेरी कमजोरी बन गई तो? टाइगर तो खत्म हो जाएगा। गुनाहों की दुनिया का बादशाह मोहब्बत करके नाकाम हो जाएगा। नहीं मेरा, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी, और अगर तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करवाई तो? तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। उस पर उसकी निगाहों में अजीब सी सरकशी थी। अचानक किसी की जोरदार चीख सुनाई दी तो वो फौरन उठकर बाहर भागा। नैना बर्फ पर घुटने टिकाए बैठी रो रही थी और डार्लिंग पिस्तौलता ने चारों तरफ घूमती दिखाई दी। खान भी अलर्ट था और तमीज कुछ सहमा सहमा सा दिखाई दे रहा था। क्या हुआ तुम सबको? और ये मोहतरमा रो क्यों रही है? वो हमेशा की तरह लहजे में करख्तगी लिए बोला और उसका इशारा नैना की तरफ था। टाइगर, अभी अभी किसी ने हम पर हमला करने की कोशिश की। खान ने बताया। क्या? कौन था वो? वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि शायद वो कोई जानवर भी नहीं था। इस बार डार्लिंग बोली। क्या मतलब इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं था? तो फिर कौन था? हमें नहीं पता भाई, बस वो अचानक से कहीं से नमूदार हुआ और नैना के बाजू पर बाइट की। वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी डार्लिंग ने कोई गोली चलाई और वो झट भाग गया। तमीज ने कहा। उसका मतलब कि उसे गोली लगी है। हाँ, गोली तो लगी है, लेकिन इस बार शायद गोली का कोई असर ही नहीं हुआ। उसका कद काफ़ी बड़ा था और उसके बाल बिल्कुल बर्फ़ की तरह नरम थे, जैसे किसी बर्फ़ानी रीछ के होते हैं। उसके दाँत भी काफ़ी उसके दाँत भी काफ़ी नुकीले और ख़तरनाक थे। ज़रा नैना का बाजू तो देखो कितना ज़ख्मी कर गया है, डार्लिंग मज़ीद बोली। उसने निगाहें नैना की तरफ घुमाई जो अपने बाजू को पकड़े ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। ठीक है, पट्टी करो इसकी, और नैना ये रोना चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे बाजू पर उसने थोड़ा-सा काटा है, पूरी बाजू टूट नहीं गई है जो इतना चिल्ला रही हो। दोबारा तुम्हारी इतनी ज़ोरदार चीखें सुनाई ना दी मुझे। उसके पंखाड़ कर कहने पर वो मुश्किल अपनी आवाज़ों पर कंट्रोल करने लगी। डार्लिंग करीब बैठकर उसकी पट्टी करने में मसरूफ़ हो गई। नैना अभी भी
रो रही थी, लेकिन बस हल्की हल्की सी बिनबिनाहट सुनाई दी। उसका मतलब साफ है कि इस पूरे इलाके पर उस खून और दरिंदे का कब्जा है। नैना के भाई पर भी यकीनन उसने हमला किया होगा। मैं खुद अब यहीं रुककर चारों तरफ नजर रखता हूँ और तुम लोगों की आंखों में मुझे डर दिखाई ना देना चाहिए। समझ गए सब? जवाब के तौर पर किसी ने जी कहा तो किसी ने हाँ। उसका हुक्म सबके लिए पत्थर पर लकीर की तरह था। एक बस मीरम ही थी जो हर बात में उससे इख्तिलाफ रखती थी। उसने सारी रात निगरानी की और चौंकना रहना रहा, लेकिन वो खून ख्वार दरिंदा दोबारा वापस नहीं आया। पूरी रात गुजर कर अब दिन नमूदार हो चुका था। कई मीलों तक उस दरिंदे के कदमों के निशान साफ देखे जा सकते थे। वो कैंप में वापस गया जहाँ मीरम अभी भी नींद में डूबी हुई थी। उठ जाओ मीरम, और कितना सोगी? उसके अचानक उड़ आने पर वो डर कर उठी थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। उठ जाओ मीरम, और कितना सोगी? उसके अचानक उड़ाने पर वो डर कर उठी थी। आपने मुझे तो डरा ही दिया। अपने सर पर अच्छे से दुपट्टा लो, बाहर आओ। अपना हुक्मनामा जारी करके वो बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी आवाज पर फिर से पलटा। वो मैंने मुंह धोना था। बैग में बोतल में पानी होगा, ज्यादा जाया मत करना, बस थोड़ा सा पानी लेकर मुंह धो लेना। जी, उसने धीरे से कहा तो वो फिर चला गया। मीरम अच्छे से मुंह हाथ धोकर अपने दुपट्टे को सर से लेकर गर्दन के अतराफ तक अच्छी तरह लपेटे हुए टोपी पहनकर बाहर आई तो सबकी निगाहें उस पर थीं। उसने सबकी तरह पैंट शर्ट नहीं बल्कि लंबी सी कमीज के ऊपर बड़ा सा कोट पहन रखा था। नैना के बाजू पर पट्टी बंदी देखी वो उसकी तरफ लपकी। हाँ, ये क्या हुआ तुम्हारी कलाई पर? उसने फिक्रमंदी जाहिर की, मगर वो निगाहें टाइगर पर डालकर शायद पूछना चाहती थी। जब उसने नफी में सर हिलाया तो जैसे उसके सवाल का जवाब मिल गया हो। नहीं मीरम, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो मेरे हाथ पर पहले से ही कोई छोटा सा जख्म था। अब बस ठंड की वजह से वो थोड़ा बढ़ गया है, बस इसीलिए मैंने पट्टी लपेट ली है। अच्छा, टेंशन की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने पूछा। बदले में वो बस हल्का सा मुस्कुराई। तुम सब लोगों ने जो नाश्ता करना है जल्दी से कर लो, फिर हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। आर्याल की गंभीर आवाज सबकी समातों से टकराई। हम सब लोगों ने मतलब? आप नहीं करोगे टाइगर? डार्लिंग ने पूछा। वैसे ये सवाल मीरम को पूछना चाहिए, उसने टॉन्ट किया तो मीरम नजरें झुका गई। उसे तो शायद आपकी कोई फिक्र ही नहीं, इसलिए मैं उसे मेरी फिक्र हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डार्लिंग, नाश्ता करो जाकर। लहजे में तपिश देखकर वो दांत पीसती हुई कैंप में चली गई। मीरम भी उन सबकी पैरवी करती हुई पीछे जाने लगी, पर अचानक ना जाने उससे क्या हुआ कि वो फिर से मुड़कर पैंट की जेबों में हाथ धंसाए दूर दूर तक नजारा करते हुए आर्याल के करीब आ खड़ी हुई। आप नाश्ता करेंगे क्या? अब पूछ कर एहसान क्यों कर रही हो? तुम जाकर कर लो सुकून से। उसके अंदाज में नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई। मैं पूछने ही वाली थी, लेकिन डार्लिंग ने पहले पूछ लिया। हाँ ठीक है, अब सफाइयाँ पेश करने की जरूरत नहीं है। ये आप में इतना एटीट्यूड किस बात का? किसी मुल्क के प्रिंस है क्या आप, या फिर कोई कदीम तरीन शहंशाह? हर वक्त नाक पर गुस्सा क्यों सवार रहता है? उसने तेजी से लफ्ज परोए तो वो उसे देखता ही रह गया। अगर तुम रात वाली बात पर अमल करने की कोशिश कर रही हो तो पहले बता देता हूँ कि मुझे झूठी फिक्र करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई फिक्र नहीं कर रही आपकी, और ना ही मुझे परवाह है कि आप कुछ भी करें। मैं तो बस एक फर्ज निभाने की कोशिश कर रही थी। अब नहीं करना नाश्ता तो आपकी मर्जी। कंधे उचकाए लापरवाही से कहती हुई वो कैंप में रूपोश हो गई। आर्याल ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। क्या बात है, अभी तक सुलह नहीं हुई तुम दोनों की? क्लासरूम में कुर्सी पर उसके साथ बैठी हुई रुमैसा ने पूछा। सहल उस पर मुंह लटकाए हुए थी। नहीं, इतनी याद आ रही तो खुद मना लो रोहान को। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कलफ सुना है? कोई भी मजरू नहीं करूंगी अपनी। तो फिर उदास क्यों हो इतनी? यार प्यार करती हूँ मैं उससे, उसे एहसास क्यों नहीं होता? और तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सहल, तुम्हें याद होगा कि मेरा भी दिल टूटा था, मुझे भी दर्द हुआ था, लेकिन तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिया। तुम्हें मैंने बताया था कि मैं तुम्हारे भाई में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन फिर भी तुमने किसी और लड़की को अपनी भाभी बनाया। उसकी बातें सुनती सहल शशोपंज से माथे पर बल आ गई। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो रुमी? तुम्हें लगता है कि वो लड़की मीरम मुझे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? नहीं, और मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, भाई ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। जो भी हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सहल के दूसरों को दुख देने वाले खुद कभी खुश नहीं रहते। अगर तुम ये मेरे बारे में कह रही हो तो मैं तुम्हें साफ लफ्जों में बता दूं कि मैंने तुम्हें कोई दुख नहीं दिया, पर तुम्हारे खूनी रिश्ते से तो मिला है ना, उसमें भी ना तो मेरा कोई कसूर है ना ही भाई का, क्योंकि तुम खुद भाई में इंटरेस्टेड थी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो तुम्हें दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, जानती हूँ कि अब तुम अपने भाई को ही सपोर्ट करोगी। बात सपोर्ट करने की नहीं है यार, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि वो एक तरफा मोहब्बत, और वो भी तुम्हारी खुद की थी, उसमें खुद तुम्हारे सिवा किसी का कसूर नहीं है। तो फिर ये भी जान लो कि तुम्हारी मोहब्बत भी एक तरफा है, उसमें रोहान का भी कोई कसूर नहीं। तुम कैसे कह सकती हो कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? मेरी जहाँ कोई बेवकूफ़ भी उसकी निगाहों को पढ़कर तुम्हें बता सकता है कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम कैसी दोस्त हो रूमी? तुम चाहती हो कि मैं हर्ट हो जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर ऐसी और फल बातें क्यों पक रही हो?
मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ दोस्त, और सच हमेशा कड़वा होता है। अपने लफ्जों के तीर चलाती उसे सोचो में डुबाती ही वो अपने नोट्स खोलने लगी। सहल तो बेचारी बस उलझ कर रह गई। वो अपने बैग्स कंधों पर डाले बर्फपोश पहाड़ों पर खरामा खरामा चल रहे थे। तभी आरियाल ने अपनी जैकेट की जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली और उसे जलाकर होंठों से लगा लिया। मीरम ने तेवरी चढ़ाकर देखा। उसके देखने पर वो सवालिया नजरों से घूरने लगा। आप एक बात तो बताएं मुझे। वो रुककर उसकी बात सुनने लगा और बाकी सबको आगे चलने का इशारा किया। आप सिगरेट क्यों पीते हैं? मुझे मजा आता है। ये तो अपनी जान पर जुल्म है। आपको अपने वजूद से प्यार नहीं है क्या? तुम क्या चाहती हो कि ना पिया करूं? सीधा जवाब देने की बजाय उसने उल्टा अपना सवाल दाग दिया। अगर मैं कहूँ हाँ तो पीना छोड़ देंगे? एक शर्त पर छोड़ूंगा। क्या? उसके चेहरे से लग रहा था कि वो जानने के लिए बेचैन है। उस दिन छोड़ दूंगा सिगरेट जिस दिन तुम खुद मेरे लबों को चूमकर कहोगी कि क्या कमी है इन होठों में जो आप सिगरेट पीते हैं। उसने इंतहाई रोमानवी अंदाज में जवाब दिया तो वो टिकटिकी बांध कर देखने लगी। सब काफी आगे निकल गए। चलो, उसे अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए वो खुद आगे चलने लगा तो मीरम ने भी उसके कदमों की पैरवी शुरू कर दी। काफी आगे पहुंचकर उन्हें दूर पहाड़ के नीचे एक खूबसूरत सा लकड़ी का बना कॉटेज दिखाई दिया। क्या यहाँ पर कोई रहता है? यहाँ इस इलाके में कॉटेज होने का क्या मतलब? डार्लिंग ने कहा। हो सकता है कि हो सकता है कि मेरा भाई है। और नैना ने निगाहों में पानी भर लिया। मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। खान बोला, कैसा मामला? तमीज ने घूरी डाली। तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप करोगे? टाइगर ने गरजते हुए अपने कानों को मजीद खड़ा किया तो कोसों दूर से कोई भयानक जानवर की आवाज सुनाई दी। वो खूंखार जानवर हमसे ज्यादा दूर नहीं है। रात होने वाली और हमें किसी भी तरह रात होने से पहले उस कॉटेज तक पहुंचना है। अगर नैना का भाई वहां हुआ तो ठीक, वरना इस बात पर यकीन करना होगा कि वो मर चुका है। नहीं टाइगर, ऐसा तो मत बोलो प्लीज। बहन फौरन तड़प उठी। फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। नीचे की तरफ कदम बढ़ा। उसे नजरअंदाज करके वो फिर से अपनी सुनाता हुआ जैसे नीचे की तरफ उतरने लगा तो उसके पांव स्लिप होने लगे। मीरम, मुझे अपना हाथ दो। उसने अपने ऊपर खड़ी मीरम की तरफ निगाह उठाकर कहा। नहीं, मैं खुद उतर जाऊंगी। ये जगह काफी स्लिपरी है, तुम फिसल सकती हो, लेकिन मैं। मीरम, हाथ दो। उसकी बात को काटता हुआ वो अगले ही लम्हे तपते हुए धारा तो वो सहम गई और झट अपना नाजुक हाथ उसके हाथों में दे दिया। क्या हुआ है तुझे? जमील की उजड़ी मूरत देखकर सहल उसके पास ही लॉन में बैठ गई। यार, सहर ने परेशान करके रखा हुआ है। क्यों? अब क्या कह दिया उसने? इस वीकेंड पे उसका निकाह है किसी लड़के से और वो चाहती है उससे पहले पहले मैं भाई से बात करूं और भाई उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाए ताकि वो शादी से इनकार कर सके। भाई से उम्मीद मत लगाना कि वो मान जाएंगे। तू तो जानता है कि भाई जब एक बार अपना कोई फैसला सुना दे तो वो अटल होता है, और वैसे भी एक हफ्ते तक तो शायद भाई वापिस ही ना आए। इसीलिए तो परेशान हूँ यार। ब्रेकअप तो मेरा भी हुआ है और उस उदास तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तेरी तरह किसी चीज को हद से ज्यादा सर पर सवार नहीं करती। यार, मैं सहर से बहुत प्यार करता हूँ। बस कर दे। जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि तुझे कितनी मोहब्बत है उस सहर से। उसने सीधा टॉन्ट किया तो वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। क्या मतलब है? तूने ये बात पहले भी कही थी और मैं हंसी में टाल गया। मतलब तुझे लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ? यार, तू चाहे टाइम पास कर या ना कर, लेकिन वो पक्का टाइम पास ही कर रही है। और लिखवा ले मुझसे कि उसके हफ्ते के बाद कोई भी निकाह नहीं होगा। सिर्फ झूठ बोल रही है। तू कैसे कह सकती है ये? यार, तू मेरा भाई है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरी इस शक्ल पे कोई लड़की मरने वाली नहीं है। मेरे मुंह से मेरे मुंह से ना कुछ सुन लेना है तूने। मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ, इसलिए मजीद दिमाग ना खराब कर। निकल यहाँ से। वो तब कर बोला। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन बेटा याद रखना कि भाई नहीं मानने वाले। उल्टा तेरी पिटाई ही होनी है। मैंने तुझसे कहा कि दफा हो जाए यहाँ से। उफ, भला का तो जमाना ही नहीं है। तेरा भला सोच रही थी कि, लेकिन खैर। वो फिर से बोली तो उसने अपने जूते उतारने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि सहल पूरी स्पीड से घर के अंदर भाग गई। दरवाजे पर यकी बाद दीगरे कई दस्तकें देने के बाद बिलाखिर किसी ने कॉटेज का दरवाजा खोला था। सामने मौजूद शख्स को खड़े देखकर सबसे ज्यादा हैरानगी नैना को हुई, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। जज्बात में वो झट अपने भाई के सीने से लिपट गई, लेकिन वो गुस्से से उसे पीछे धकेल लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी ताहिर। देख लिया ना कि मैं जिंदा हूँ। अब अपने इस टीम को लेकर जाओ यहाँ से। उसने सबको पॉइंट आउट किया। लेकिन ताहिर, तुमने क्या हम सबको फ्री समझ रखा है? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे लिए यहाँ आए? नो, हम यहाँ सिर्फ नैना के लिए आए, इसलिए हम पर हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना। नैना की बात को बीच में टोककर टाइगर ने अपनी रूपदार आवाज बुलंद की। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? उसने आंखें सुकेड़ी। ताहिर, ये टाइगर जर्मनी का डॉन। लोग मुझे लूसीफर और डेमन के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से उसकी बहन की बात को काटते हुए उसने अपनी कही तो ताहिर समेत मीरम ने भी चौंकते हुए देखा। वो तो उसे एक आम कातिल समझती थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो जर्मनी का डॉन है।
गुनाहों की दुनिया का बादशाह, एक शैतान, एक दरिंदा और एक बेरहम शख्स। वो तो खुद अपने ही शौहर को नहीं जानती थी। आज बहुत थोड़ी सी हकीकत मज़ीद खुली तो एक बार फिर से टाइगर को हकारत से देखा। दिल में मोहब्बत की कोंपल खिलने से पहले ही बुझ गई। वो हो तुम, जिसके हाथों मरने से लोग डरते हैं। उम्मीद है कि तुम मेरे हाथों मरना पसंद नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नैना ने मुझे बताया है कि तुम कितने जालिम हो। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाया। अब बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो और मजीद क्यों रहना चाहते हो। अंदर चलो, फिर बैठकर बात करते हैं सब। उन्हें अपने पीछे ले जाता वो सीधा एक कमरे में अपने सामने आमने सामने सोफों पर बिठा गया। अब सबने बोलना शुरू किया। शायद तुम लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पर एक वहशी दरिंदा रहता है जो मासूम और मुझ जैसे बेगुनाह लोगों को खामा खामे चीर फाड़ कर मौत के घाट उतार देता है। हम जानते हैं, तुम आगे बोलो। सोफे की टो से टेक लगाए वो बड़ी दिलचस्पी से उसकी बात सुनता हुआ बोला। जब वो बात करता था तो टीम के सभी लोग खामोश रहते थे। आज से तकरीबन 7 साल पहले मेरे पापा मेरी मामा को घुमाने यहाँ इस जजीरे पर लाए थे, लेकिन यहाँ इस खूनख्वार जानवर ने मेरे पापा को टुकड़ों में बदल दिया। उसके बाद उसी तरह मेरी मामा को भी चीर फाड़ कर मौत के हवाले कर दिया। वो तो यहाँ कुछ पल रहकर अपनी जिंदगी के लम्हात को हसीन बनाने आए थे, लेकिन इस खूनख्वार जानवर ने उनकी जान ले ली। अब मैं इस जंगली भेड़िए से बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ टाइगर। और मुझे बहुत खुशी हो कि नैना तुम यहाँ लाई। वैसे भी ये काम मेरे लिए अकेले करना मुश्किल था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मुझे हौसला है, क्योंकि अब ये काम करना आसान होगा मेरे लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्योंकि तो तुम हमेशा मजलूमों के साथ देते हो। मेरे माँ बाप बेकसूर मारे गए टाइगर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। मजलूमों का साथ देने की बात सुनकर मीरम एक बार फिर से सोच में डूब गई। वो उसकी हकीकत को पहचानने में उलझ कर रह गई थी। मैंने उस दरिंदे को देखा नहीं है ताहिर, लेकिन इतना अंदाजा लगा चुका हूँ कि उसे मारना आसान नहीं है। और मैंने कोई इमदादी सेंटर नहीं खोल रखा है कि मैं किसी की भी मुंह उठाकर मदद कर दूंगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए ना सही, कम से कम नैना के लिए ही मेरा साथ दे दो। उसने गोया मिन्नत की हो। वो नैना के चेहरे को घूरने लगा। उसने नजरें झुकाई तो वो उसका जवाब समझ गया। ठीक है, उसे मारने के लिए सिर्फ तुम और मैं जाएंगे, बाकी सभी लोग यहीं इस घर में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। नहीं टाइगर, मैं भी साथ जाऊंगी। डार्लिंग फौरन बोल उठी। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मोस्ट वेलकम। आपके साथ तो मरना भी गवार है। उसने मोहब्बत से देखा तो वो आंखों में गजब लिए घूर गया। उसने झट अपना रुख सीधा करके संजीदगी अपना ली, जबकि मीरम भी तासुर थी। ठीक है, तो फिर तुम चलोगी? उसके फैसले पर वो मुस्कुराई। टाइगर, मैं भी। प्लीज। खान बोला। नहीं नहीं, तुम यहाँ रुक कर बाकी सबका ख्याल रखोगे। लेकिन कह दिया है ना। वो सख्ती से पेश आया। टाइगर, पर ये मेरे माँ बाप का मामला है, मैं भी साथ जाना चाहती हूँ। नैना ने कहा। नहीं, अब कोई मजीद बहस नहीं करेगा। उसने दो टोक कहा तो सबकी जुबानों को लगाम लग गई। वैसे ये खूबसूरत लड़की कौन है? ताहिर ने मीरम को देखकर पूछा तो आर्याल का अंग अंग भड़क उठा। सबने बैक पर उसका लाल होता चेहरा देखा था। ताहिर, ये टाइगर की वो वाइफ है। नैना कपकपाकर बोली। जानती थी कि उसका गुस्सा आना उसके भाई की जान भी ले सकता है। ओ आई एम सो सॉरी टाइगर, मुझे पता नहीं था। अगली बार कुछ बोलने से पहले सोच लेना कि टाइगर तुम्हारे वजूद की बोटी बोटी करके कुत्तों में डाल देगा। मेरी बीवी की तरफ दोबारा तुम्हारी उठती हुई निगाह भी देखी मैंने तो ट्रस्ट मी, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसके सफेद पड़ते चेहरे और जानलेवा लफ्जों को सुनकर मीरम को तो सांप सूंघ गया। आज उसे अंदाजा हुआ था कि वो कितना पॉजिटिव है। एकदम वो सोफे से खड़ा होकर बाहर निकल गया। ताहिर ने होंठ भींचकर उसके कदम पर कदम जमाए और डार्लिंग ने भी नक्शों की पैरवी की। रात का अंधेरा काफी फैल चुका था। उसी अंधेरे में अपनी अपनी टॉर्च ले टाइगर, डार्लिंग और ताहिर तीनों मुखालिफ सिमतों में चल रहे थे और वो उस कॉटेज से काफी दूर निकल गए थे। अचानक वो खूंखार जानवर डार्लिंग के सामने नमूदार हुआ तो उसने चीख बुलंद की। उसकी चीख बेइख्तियार निकली थी। आवाज सुनकर आर्याल और ताहिर दोनों उसकी तरफ भागे। इस बड़े से जानवर ने अपना पंजा डार्लिंग पर मारना चाहा, लेकिन वो जंप लगाकर दूसरी तरफ निकल गई। फिर उसने झट अपनी पिस्तौल को लोड किया और धड़ाधड़ गोलियां उस पर बरसाना शुरू कर दी। वो डरती नहीं थी। अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक और बहादुर गैंगस्टर के नाम से मशहूर थी। एक बस टाइगर ही था जिसके सामने हमेशा उसकी बोलती बंद हो जाती थी। इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी वो जानवर जरा सा हिलता और फिर फौरन नए जज्बे से उठ खड़ा होता। उसकी जब गोलियां खत्म हुई और उसने दोबारा से गोलियां मैगजीन में डालना चाहिए तो उस खतरनाक जानवर ने इतनी तेजी से उसे पंजा मारा कि वो उड़कर दूर जा गिरी। उसे काफी चोट पहुंची थी। लपक कर फिर डार्लिंग को उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन तभी आर्याल वहां पहुंच गया। इतना तो वो जान गया था कि उस पर गोलियों का असर नहीं होता।
अब बस उसकी कमज़ोरी पकड़नी थी और कमज़ोरियाँ पकड़ने में वो हमेशा से मास्टर था। जानता था कि जब कोई भी जानदार कंट्रोल ना हो रहा तो उसके नाजुक हिस्सों को निशाना बनाना चाहिए। ओह हेलो, इधर मेरी तरफ देखो, उधर क्या करने जा रहे हो? उसे डार्लिंग की तरफ बढ़ता देख वो ज़ोर से चिल्लाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। अगरचे वो जानवर उसकी ज़ुबान नहीं समझता था, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ पर उसकी तरफ घूम गया। बस उसी के घूमने की देर थी और एक ही पल में उसने सीधा उसकी बाएं आँख का निशाना बांधा और गोली चला दी। गोली लगने पर वो दर्द से करहा फिर बर्फ पर गिर गया। वो मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए डार्लिंग की तरफ भागा और उसे हिलाने लगा। वो बामुश्किल उठकर खड़ी हुई। काफ़ी दूर से गिरने पर शायद उसकी कमर ज़ख्मी हुई थी। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ टाइगर। तुम्हें मैंने इसीलिए मना किया था कि मेरे साथ मत आओ, खतरा है। कोई बात नहीं, हम खतरों से लड़ने के लिए ही तो पैदा हुए हैं, और वैसे भी इस टीम का क्या फायदा जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। उसका जवाब सुनकर वो हल्का सा तबस्सुम सजा गया। मुझे तुम्हारी कोई और बात अच्छी लगी या ना लगी, लेकिन हमेशा साथ देने वाली बात बहुत अच्छी लगती है। एवरीथिंग फॉर यू, उसने आर्याल की आंखों में मोहब्बत से देखकर कहा। जब ही वो खूंखार जानवर दोबारा से उठा और उस अंदाज से उठा जैसे वो गुस्से से पागल हो रहा। उसने इतनी खौफनाक आवाज निकाली गोया वो अपने साथियों को बुला रहा हो। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि बिल्कुल उसी के जैसे दो मजीद खूंखार जानवर दूर से आते दिखाई दिए। ओह नहीं, डार्लिंग ने अफसोस से कहा। टाइगर ने हाथ बढ़ाया तो वो उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई, अपनी शर्ट को सीधा किया और पिस्तौल में गोलियां डालकर फिर से एक्टिव हो गई। मैं उस जानवर से निपटता हूँ, तुम इसको मारो, और ताहिर ये जो जख्मी है तुम उसे देखो। हर एक के जिम्मे एक एक की जिम्मेदारी लगाकर वो अपने शिकार की तरफ चल पड़ा। डार्लिंग सीधा उसकी आंखों पर शूट करना जाते जाते उसने ऊंची सदा लगाई तो वो हाँ में सर हिला गई। जैसे ही जानवर उसके नजदीक पहुंचा तो उसने उसकी दोनों आंखों को गोलियों से छलनी कर दिया। जब वो पूरी तरह दर्द से बिलखता बर्फ पर गिरा तो करीब जाकर उसने अपनी जैकेट की जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर फेर दिया। वो खूंखार जानवर अपनी जिंदगी की बाजी वहीं हार गया। टाइगर ने भी ऐसा ही किया था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि डार्लिंग ने उसे मारकर उसके मुर्दा वजूद को वहीं छोड़ दिया, जबकि आर्याल अपने शिकार को तड़पाकर मारने के साथ साथ उसके मुर्दा जिस्म को भी जब तक टुकड़े टुकड़े ना कर देता उसे चैन नहीं मिलता था। उसने ना सिर्फ गर्दन बल्कि उसके बड़े से जिस्म के एक एक हिस्से को टुकड़ों में बदल दिया। वो ये काम इतनी तेजी से करता था कि जैसे कोई कसाई भी किसी जानवर का गोश्त इतनी जल्दी नहीं बनाता होगा। इधर जो एक आंख से जख्मी जानवर ताहिर के हवाले छोड़ा गया था वो उससे बचकर आगे आगे भाग रहा था, जबकि वो जानवर उसका पीछा करता दिखाई दिया। फिर उसने जानबूझकर डार्लिंग की तरफ भागना शुरू कर दिया ताकि उसकी जान बच सके। वो पहले ही काफी जख्मी थी और एक जानवर को मारकर अभी सुकून से ही बैठी थी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप लोग मेरी स्टोरी को लाइक कर रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।